तानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायाम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। भवबीजाङ्कुरजननाद्या रागाद्याशयमुपागता यस्य, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आरती के चरणों में वंदन। सभी जैस के विद्वत मेंबर्स और सारे विद्वतगण प्रोफेसर्स, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद आज हम पुनः सन्मति तर्क प्रकरण का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने अब तक 10 लेक्चर्स में सन्मति तर्क प्रकरण का जो पहला कांड है, ये कांड है, उस पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे सन्मति तर्क प्रकरण का दूसरा कांड, दूसरा अध्याय, दूसरा चैप्टर जो ज्ञान कांड है, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैन एपिस्टेमोलॉजी, इट मीन्स जैन थियोरी ऑफ नॉलेज, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज द रोड मैप ऑफ टुडेस लेक्चर। Understanding the theory of knowledge. Secondly, right knowledge as a means to achieve right conduct. Origin, what is the origin or source of knowledge? What is the object of knowledge? What are the limitations of knowledge? What are the types of knowledge? And how Acharya Siddha Sen has proved the oneness of perception and knowledge. जब कभी हम ज्ञान मीमांसा की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। उससे चर्चा करने से पूर्व दर्शन जगत के जो महत्वपूर्ण 4 स्तंभ है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और आचार मीमांसा, उसमें ज्ञान मीमांसा पर बहुत गहराई से चर्चा हुई। जब हम उपनिषद को देखते हैं तो वहां पर ज्ञान के संदर्भ में यह बात आती है, नित्य ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता को देखते हैं तो वहां पर हमें यह प्राप्त होता है कि नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रमेह विद्यते, ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु इस दुनिया में नहीं है। और जैन दर्शन में जब हम देखते हैं कि संपूर्ण 32 आगमों में एक आगम है मूलागम, जिसमें 4 आगम होते हैं, 4 मूलागम है, दशवेकालिक, उत्तरादेय, नंदी और अनुयोग द्वार। ये 4 सूत्र है, नंदी सूत्र। इस आगम ग्रंथ में संपूर्णतया जैन ज्ञान मीमांसा को एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल से, विस्तार से। जब भगवान महावीर से पूछा किम नानम, तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया, नानम पंचवीय पन्नते, आविनिबोह्य नानम, सुय नानम, ओहि नानम, मन पज्जव नानम, केवल नानम। भगवान महावीर ने ज्ञान को परिभाषित नहीं किया, ध्यान के प्रभेद से उसकी चर्चा शुरू की। इसीलिए कहा गया, जो वेस्टर्न जर्मन स्कॉलर है वॉल्टर शोब्रिग ने बहुत सुंदर कहा है, जैन आचार्य आर ग्रेट टीचर्स, अर्थात जैन आचार्य हर बात को क्लासिफिकेशन मेथड से समझाते हैं। भगवान महावीर को जो पूछा गया ज्ञान क्या, उन्होंने ज्ञान को परिभाषित नहीं किया, उन्होंने ज्ञान के 5 भेद बता दिए। तो क्लासिफिकेशन मेथड के द्वारा जैन आचार्यों ने ज्ञान को बताने का प्रयास किया। तो हम इस लेक्चर में सर्वप्रथम हम ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज नॉलेज, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज। तो सर्वप्रथम हम डेफिनेशन ऑफ नॉलेज पर जाते हैं। व्हाट नॉलेज इज, ठीक है, एकदम एटिमोलॉजिकल मीनिंग में जाते हैं ज्ञान का। तो नाति इति नानम, नोइंग इज नॉलेज, जो जानता है वह ज्ञान है। नज्जै अनेन इति नानम, दूसरी परिभाषा मिलती है, नॉलेज इज दैट बाय विच समथिंग इज नोन। नज्जति इत्थमिति नानम, नॉलेज इज दैट इन विच समथिंग इज नोन। अब तीनों परिभाषा में स्लाइट डिफरेंस है। कहने का मतलब यही है, ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ज्ञान कोई चीज नहीं है जो टेबल या चेयर पर रखी हुई है, ये आत्मा का स्वरूप है। तो यहाँ पे नॉलेज इज दैट इन विच समथिंग इज नोन। तो जो आत्मा है वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, प्रतिक्षण ज्ञाता दृष्टा भाव से वह जानती रहती है।
ये उसका मूल स्वरूप है। तो जब ज्ञान की चर्चा आती है तो वास्तव में ज्ञान क्या है, तो आचार्य शुभचंद्र का जो ग्रंथ है ज्ञानार्णव, उसमें उन्होंने ज्ञान को बहुत सुंदर परिभाषित किया है। जेन रागा विरज्य, जेन से सुरज्यति, जेन मित्ति पभाविच, तम नानम जिन शासने। मुझे ये जो ज्ञान की परिभाषा है बहुत ही मौलिक और बहुत ही मार्मिक लगी, तो मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहूंगी। जेन रागा विरज्य, जैसे अर्थात जिस ज्ञान को प्राप्त करने पर व्यक्ति राग से वैराग्य की ओर प्रस्थान करे। जेन से ये सुरज्यति, जिस ज्ञान को अर्जित करने के पश्चात प्रेय मार्ग को छोड़कर श्रेय मार्ग अर्थात धर्म और काम और अर्थ को छोड़कर धर्म और मोक्ष के मार्ग की ओर, श्रेयस के मार्ग की ओर प्रस्थान करे, वह ज्ञान है। फिर आगे बहुत उन्होंने व्यापक चिंतन रख दिया। जेन मित्ति प्रभावित, जिस ज्ञान को अर्जित करने के पश्चात मैत्री की भावना पुष्ट हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस की चेतना जागे, क्षमा की भावना जागे, तब नानम जिन शासने, जिन शासन में उसी को ज्ञान कहा गया है। आज कॉमर्शियल स्कूल कॉलेज में जो कॉमर्शियल पढ़ाई हो रही है वो मियरली इंफॉर्मेटिव है, ठीक है ना, उससे आत्मा का कोई उत्थान नहीं होता है, आत्मा का कोई ऊर्ध्वारोहण नहीं होता है, चेतना का विकास नहीं होता है। आचारांक सूत्र में ज्ञान की शुरुआत ही किससे की गई है? कोहम, अरे कहां से आया और कहां पर जाऊंगा। जब तक स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक बाहर का जितना भी ज्ञान है उसका कोई इतना महत्व नहीं है। तो जैन दर्शन में जो ज्ञान की विशिष्ट परिभाषा बताई गई, जो आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव में बताई, जैन रागा विरज्य, जैन से सुरज्यति, जैन मित्ति प्रभावित, तम नानम जिन शासने। तो ये जो महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे जिन शासन में ज्ञान कहा गया है, अगर हम इसको हृदयंगम कर ले तो जो वास्तव में जो ज्ञान का सार है वह हमारे सामने आ सकता है। जब हम आगम को देखते हैं तो आगम में एक बात आती है, परमम नानम तवोदया, ठीक है ना, पहले ज्ञान होगा तभी तो आचरण होगा। जब हम वेस्टर्न कल्चर में देखते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी में देखते हैं, व्हाट इज नॉलेज, वहां पर नॉलेज की परिभाषा है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ इज नॉलेज, जेटीबी। अब इनमें एक एग्जांपल दिया है, दिस ब्रिज कैन सस्टेन माय वेट एंड आई कैन सेफली क्रॉस इट। ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट हमें इसे बिलीव करना है कि स्टेटमेंट सही है। सेकेंडली, ये जस्टिफाइबल है या नहीं, तो हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा, इसको साबित करना पड़ेगा। ये जो ब्रिज बना हुआ है इसमें मेरा वेट सस्टेन करने की, मेरा वेट झेलने की क्षमता है या नहीं, क्या मैं सेफली इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच सकता हूँ क्या। तो वह किसी पत्थर को या कोई इंस्ट्रूमेंट अपने वेट जितना है वहां पर रख कर वो पहले एग्जामिन करे, जस्टिफाई करे, हाँ यस आई कैन क्रॉस दिस ब्रिज। जब उसको सबूत मिल जाता है, साबित हो जाता है कि वह उस ब्रिज को क्रॉस कर सकता है, तभी वह क्रॉस करेगा। द क्लेम मस्ट बी ट्रू। जो ये लाइन है, दिस ब्रिज कैन सस्टेन माय वेट एंड आई कैन सेफली क्रॉस इट, ये जो क्लेम है ये सही होना चाहिए। ऐसे ही आकाशीय उड़ान नहीं होना चाहिए, इसमें यथार्थता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। तो किसी भी ज्ञान को हमें अर्जित करना है तो उसको तीन चीजों से तराशना पड़ेगा। इट मस्ट बी जस्टिफाइबल, इट मस्ट बी ट्रू, इट मस्ट बी बिलीवेबल। तो वो स्टेटमेंट क्या है? दैट इज नॉलेज। जिस नॉलेज में तीनों क्राइटेरिया घटित होते हैं, वेस्टर्न फिलोसॉफी में उसे ही नॉलेज कहा गया है। ऐसे तो वेस्टर्न कल्चर में ज्ञान के संदर्भ में अनेक चर्चाएं आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रीक वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं, सॉक्रेट्स, उन्होंने कहा नॉलेज इज वर्च्यू। उन्होंने एक बहुत सुंदर चीज उद्घाटित की है, उन्होंने कॉन्वर्सेशनल मेथड को टीचिंग मेथड यूज किया, ज्ञान का अर्जित करने का एक माध्यम बताया। जब उनको पूछा गया कि हम छात्रों को पढ़ाते हैं, टीचर ये समझता है कि हम उनको ज्ञान दे रहे हैं, टीचर क्या करता है, ही जस्ट अनकवर्स द हिडन नॉलेज बिटवीन विद इन द स्टूडेंट्स। मतलब
टीचर स्टूडेंट्स को कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा है, स्टूडेंट्स के भीतर छिपे हुए ज्ञान को अनावृत करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ टीचर। तो ज्ञान आत्मा का अभिन्न स्वभाव है, ऐसा वेस्टर्न फिलोसॉफी में भी माना जाता है। अब कौन सा ज्ञान सही है, विच इज राइट नॉलेज? आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार की शिक्षा है, एक ग्रहण शिक्षा, दूसरी आसेवन शिक्षा। तो ये दो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, एजुकेशन पॉलिसी जो चल रही है, वह क्या है, ग्रहण शिक्षा तक सीमित है। आसेवन अर्थात प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं होगा, आज की जो उसका कोई एसेंस नहीं होगा। तो आज की जो पढ़ाई है केवल लर्निंग एंड यहीं तक सीमित है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो बात है, प्रेजेंट नॉलेज से वह प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ज्ञान या शिक्षा कब पूर्ण होती है, जब और आसेवन शिक्षा दोनों अनस्टेबल आ रहे, दोनों ही ग्रहण शिक्षा आसेवन शिक्षा दोनों जीवन में उतरेगा, तभी हमें उसका फायदा होगा। राइट नॉलेज इज प्रिसीडेड बाय राइट विजन, इज एग्जैक्ट नीड। जब हमारा ज्ञान विजन सही है तो हमारा ज्ञान भी सही होगा, तो हमें जो भी जो ज्ञान होगा वह एग्जैक्ट होगा। We have great faith in that knowledge which nurtures character and conduct, which leads to spiritual upliftment. तो वही ज्ञान है जो हमारे चरित्र को पुष्ट करता है, जो हमारे आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण व्हाट इज नॉलेज। बहुत सुंदर कहा है, परमम नानम तवो दया, पहले ज्ञान फिर दया। जब तक आप जानेंगे जीव कौन है अजीव कौन है, आप जीव की हिंसा से बचेंगे कैसे। तो पहले ज्ञान होगा, उसके बाद दया आचरण होगी कि भाई ये जीव है, इसमें चेतना है, इसको मुझे वेदना नहीं देनी है, पीड़ा नहीं देनी है, किलामना नहीं देनी है, इसको कष्ट नहीं देना, इसको हर्ट नहीं करना है। तो फर्स्ट यू नो देन यू एक्ट। और आगे इतना तक कह दिया आगमों में, नानस सार मायारो, द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट। तो जो ज्ञान का सार है वह कंडक्ट है। अगर आपका चरित्र अच्छा है, आज हम देखते हैं अच्छे अच्छे लॉयर्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट सारे करप्शन में हैं। तो उनके पास नॉलेज तो है, लेकिन द एसेंस ऑफ जो नॉलेज है कंडक्ट, वह कैरेक्टर उनके पास नहीं है। उसके कारण उनका जो ज्ञान है, लॉयर का लॉ का ज्ञान, डॉक्टर का जो चिकित्सा का ज्ञान है, आर्किटेक्ट का जो बिल्डिंग बनाने का जो सब में करप्शन मिलावट, ठीक है ना, इन सब के कारण वह नॉलेज भी कलंकित हो जाता है। तो ज्ञान का एसेंस वही है जो हमारे आचरण में आए। तो जो नॉलेज हम गेन करते हैं वह हमारे आचरण में अभिव्यक्त होना चाहिए। अब ये यू नो प्लस यू बिलीव बट नो एप्लीकेशन, व्हाट इज द रिजल्ट, जीरो। आप जानते भी हैं, आप बिलीव भी करते हैं कि भाई अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलेगा, लेकिन आप आचरण नहीं करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, तो उसका कोई एप्लीकेशन, अगर केवल जानना और बिलीव करने से कुछ नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट जीरो है। यू नो प्लस यू बिलीव प्लस एप्लीकेशन, उसको लाइफ में अप्लाई भी किया, देन यू विल गेट द 100% सक्सेसफुल सक्सेस। अब हम चर्चा करेंगे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, ज्ञान होता कैसे है। ऐसे तो ज्ञान आत्मा के भीतर छिपा हुआ है, आत्मा का अभिन्न अंग है, इट इज इनहेरेंट इन द सोल। जब हम जनरल में देखते हैं, बहुत से जन ये बोलते हैं कि ज्ञान हमें कैसे होता है, इंद्रियों से होता है, कोई बोलते हैं हमें ज्ञान केवल बुद्धि से होता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न, कोई बोलता है केवल हमें आत्मा से होता है। तो यहाँ पर हमें ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, इस संदर्भ में चर्चा करना है कि ज्ञान की उत्पत्ति, ऑब्जेक्ट है दुनिया में, ऑब्जेक्ट के रहने पर हमें ज्ञान होता है, नहीं। ज्ञाता और ज्ञेय दोनों इंडिपेंडेंट है। जो मैं जिन वस्तु को जान रही हूँ वह मेरी मोहताज नहीं है, और मैं वस्तु को जान रही हूँ
वस्तु मेरी मोहताज नहीं है। दोनों का जो ज्ञान और ज्ञेय दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज रेविलेशन एंड नॉट प्रोडक्शन। ज्ञान तो जो अगर ज्ञान तो सूर्य प्रकाश है, स्वपर प्रकाशी है, ठीक है ना। इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, ये अपने आप में इनहेरेंट है, अपने भीतर ही है, इसको कहीं से प्रकट नहीं किया जाता है। जो आत्मा में जो ज्ञान था, ज्ञान अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद की जो शक्ति है, अनंत चतुष्टयी है, वह उसके भीतर है। हर चींटी से लेकर हाथी तक की आत्मा में हर एक में अनंत ज्ञान है। और नंदी सूत्र में तो यहां तक का बताया गया है, निगोद के जीव है उसमें भी अक्षरस अनंतमो भागो निच्चुक घाड़े भवई, अर्थात अक्षर का जो अनंतवा भाग है नित्य उद्घाटित रहता है। आत्मा भले कितनी ही निम्न अल्प विकसित चेतना वाली हो, निगोद का जीव हो, फिर भी उसमें ज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्रकाश रहता ही है। अगर ज्ञान आत्मा में ज्ञान नहीं है तो वह जीव अजीव बन जाएगा, फिर जीव और अजीव में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ज्ञान उसका मूल स्वरूप है, नेचर है। तो ये जब आत्मा पर अज्ञान का आवरण, 8 कर्मों का आवरण आ जाता है, सूर्य के सामने भी अगर घना बादल, मतलब डार्क क्लाउड आ जाता है, तो दिन में भी अंधेरा जैसा लगता है। तो ऐसे ही आत्मा के जो 8 कर्म है, जब तक वो आवृत रहेंगे तब तक जो ज्ञान प्रकाश, आत्मा का जो अनंत ज्ञान है, वह प्रकट नहीं होगा। तो ज्ञान का स्रोत रियल में देखे तो आत्मा ही है। लेकिन वेस्टर्न फिलोसॉफी को जब हम देखते हैं, वहां पर एक दो प्रकार का डिबेट चलती है। एक एम्पिरिसिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है और दूसरी है रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग है। एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स ये मानते हैं कि ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू सेंस परसेप्शन। अब एम्पिरिसिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स में लॉक, बर्कले और ह्यूम आते हैं। ये तीनों अनुभववादी दार्शनिक है। इनके अनुसार जो भी ज्ञान होता है वह सारा इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से ही हमें ज्ञान होता है। अब नेक्स्ट है रैशनलिज्म। जो रैशनल स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स है, उनके अनुसार ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू इंटेलेक्ट। जो भी ज्ञान हो रहा है वह केवल बुद्धि से होता है। ऑल नॉलेज अकर्स थ्रू रीजनिंग माइंड, इट इज द रीजन विच इज द मेन कॉज ऑफ नॉलेज। तो इस रीजनिंग को जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू इंटेलेक्ट, इनके अनुसार जो रेने डेकार्ट है, स्पिनोजा है और लाइबनिस, ये 3 वेस्टर्न फिलोसोफर्स हुए हैं, थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया है ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू इंटेलेक्ट। बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सर्टन होता है, अथेंटिक होता है, और अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह बदलता रहता है। लेकिन अनुभववादी बोलते हैं अनुभव से प्राप्त, इंद्रियानुभव से प्राप्त जो 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मौलिक होता है, नवीन होता है। और जो रैशनल स्कूल ऑफ फिलोसोफर है, वो बोलते हैं बुद्धि से जो प्राप्त ज्ञान है वह ऑथेंटिक होता है और सर्टन होता है। तो इस प्रकार इन दोनों स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी में, स्कूल्स ऑफ थॉट्स में लंबे समय तक, नियर अबाउट 2 सेंचुरीज तक एक डिबेट चलता रहा। फिर इन दोनों दार्शनिकों के डिबेट के, लंबे डिबेट के बाद एक फिलोसोफर्स और हुए, इमैनुअल कांट। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि भाई एम्पेरिसिज्म एंड रैशनलिज्म दोनों ही ज्ञान के स्रोत है। उन्होंने दोनों का समन्वय किया, ठीक है ना। परसेप्शन विदाउट रैशनलिज्म इज ब्लाइंड एंड रैशनलिज्म विदाउट परसेप्शन इज क्या, लूला है, ठीक है ना। तो एम्पेरिसिज्म स्कूल ऑफ फिलोसॉफी क्या बोलता है, ऑल नॉलेज कम्स प्राइमरी फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंस। और ये मानते हैं कि एविडेंस, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वह इंद्रिय सापेक्ष एक्सपीरियंस हो रहे हैं।
इंद्रियों ने, मशीन से जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। जो रैशनल स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स है वो रीजनिंग को ही सब कुछ मानते हैं। और अगर बुद्धि से ये निर्णय हो गया कि ये ज्ञान सही है तो वो सही है। जैसे रेने डेकार्ट है, स्पिनोजा है, लाइबनिज है, उनके अनुसार जो बुद्धि से प्राप्त ज्ञान है वह साइंटिफिक होता है और मैथमेटिक फॉर्मूलास में घटित होता है। जैसे स्पिनोजा ने कहा, डेकार्ट ने कहा कि आई थिंक दैटफॉर आई एम। उन्होंने थिंकिंग को ही आत्मा का गुण मान लिया। जिसमें सोचने की क्षमता है वही आत्मा है, रेने डेकार्ट के अनुसार। अब इस परिभाषा के आधार पर जानवर आदि में सोचने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो जानवरों को जीव नहीं मानते, चेतन नहीं मानते हैं। जिसमें रैशनलिज्म है, रीजनिंग माइंड है, उसी में चेतना है। ऐसे रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स का थिंकिंग है। तो उनकी जो क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ है, हम किसी भी सत्य को खोज करना है तो वह सेंसरी परसेप्शन से नहीं हो सकता है, डिडक्शन और इंटेलेक्ट इनसे ही हो सकता है। अगर मैं कहूं कि एक क्लास में बहुत सारे छात्र हैं, मैं उनसे यह एक छोटा सा सवाल करती हूँ, 2+2 कितना है? तो हर बच्चा 2+2 4 ही बोलेगा, कोई 3 या 5 नहीं बोलेगा। क्योंकि बुद्धि से प्राप्त जो रिजल्ट है वह सर्टन होता है, ठीक है, अथेंटिक होता है और सबके लिए समान होता है। लेकिन जो अनुभव सापेक्ष ज्ञान है वह भिन्न भिन्न होता है। एक ही व्यक्ति एक ही आम खाता है, एक ही क्वालिटी का आम खाता है, लेकिन सबके डिफरेंस होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, वह पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसलिए उसमें सर्टेनिटी नहीं रहती है। इस पर में लंगा डिबेट चला और अंत में इमैनुअल कांट ने दोनों का समन्वय किया कि भाई ज्ञान का स्रोत, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? इंद्रिया और बुद्धि दोनों मिलकर ही हमें ज्ञान होता है। अगर इंद्रियां बाहर से रॉ मटेरियल नहीं देगी तो बुद्धि उस पर चिंतन मनन आलोडन विलोडन कैसे करेगा? नहीं कर सकता है। तो सेंस एक्सपीरियंस प्लस इंटेलेक्ट दोनों मिलके हमें ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान होता है। अब है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। हम जिसको जानना चाहते हैं वह ज्ञान क्या है, वस्तु क्या है? ज्ञातुम योग्यम ज्ञेय है, जो जानने योग्य है उसे हम ज्ञेय कहते हैं। अब ज्ञेय दुनिया में कितने प्रकार के हैं? जैन दृष्टिकोण से अगर हम विचार विमर्श करें तो दो ही प्रकार की ज्ञेय है, जीव और अजीव। दुनिया में दो ही चीजें, एंटिटी है, एक्सिस्टेंस है। इट इज एंडोड विथ इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स। जो भी जीव है या अजीव है, हर वस्तु, हम्म, हर तत्व वह अनंत गुणों से युक्त है, अनंत धर्मात्मक है। इट इज एंडोड विथ ओरिजिनेशन डिस्ट्रक्शन परमानेंट। और हर वस्तु दुनिया की उत्पाद ना उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य गुण से युक्त होती है। उसकी पर्यायें बदलती रहती है, लेकिन जो मूल स्वरूप है वह बदलता नहीं है। तो जो ज्ञेय है, जो बाह्य जगत है, जितनी भी वस्तु है दुनिया में, वह उत्पाद व द्रव्य युक्त है। ये हम हमारे अपने ज्ञान के द्वारा जानते हैं। तो ज्ञान आत्मा की विशिष्टता क्या है? वह स्व पर प्रकाशी है। वस्तु अपने आप को नहीं जानती है। जो अजीव है, एटम है, वह अपने आप को नहीं जान सकता है। लेकिन जो आत्मा है वह अपने आप को भी जानती है और दूसरे को भी जानती है, अजीव को भी जानती है। तो ये जो ज्ञेय है वह आत्मा पर डिपेंडेंट नहीं है, आत्मा ज्ञेय पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। अब व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज, ठीक है ना? अब 5 इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है उसके द्वारा हमें अपने अपने रेस्पेक्टिव, आंख से केवल रूप का ज्ञान होगा, आगे मैं इसकी चर्चा करूंगी। माइंड, ठीक है ना? ज्ञान कैसे, कुछ बोलते माइंड से होता है और जैनिज्म तो बोलता है कि आत्मा से ही ज्ञान होता है। रियल में एक डेड बॉडी पड़ी है, वहां पे पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन क्या ज्ञान हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि चेतना नहीं है वहां पे।
तो ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का आधार 5 सेंसेस और माइंड। ज्ञान का स्रोत नहीं है, ज्ञान के मीन्स है, साधन है, ज्ञान प्राप्ति के साधन है। और आत्मा मूल सोर्स है ज्ञान का। ये जैन दर्शन का चिंतन है। क्योंकि आत्मा 5 इंद्रिय और मन की सहायता से बाह्य जगत को जानती है, देखती है। जो आत्मा का मूल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, वही जानने का मूल साधन है। तो ज्ञान, आत्मा को ज्ञान हो रहा है, आत्मा ही ज्ञेय को जान रही है, और आत्मा को ही फल मिल रहा है। व्यक्ति, आत्मा को ही फल मिल रहा है, उसको नॉलेज हो रहा है। तो ये सारा मिला के सब आत्म सापेक्ष ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है। अब ये जो जनरल मान्यता है, 5 सेंसेस से जो ज्ञान हो रहा है वह केवल जानने का साधन है। प्रश्नेंद्रिय है, उसके द्वारा आप केवल टच सेंसेशन को जान सकते हैं। रसनेन्द्रिय से केवल टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और घ्राणेन्द्रिय से केवल स्मेल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और चक्षुर इंद्रिय से केवल रूप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और श्रोतेंद्रिय से केवल शब्द का श्रवण कर सकते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द 5 सेंसेस। मैं ये चर्चा करी थी भाई, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज क्या है। जो कान है वह देख नहीं सकता है, जो नाक है वह सुन नहीं सकता है, ठीक है ना। सबके अपने अपने लिमिटेशंस है। देखिए व्हाट इज सीक्वेंशियल इंक्रीज इन पावर। पहले चक्षुरेंद्रिय अल्प विकसित प्राणी में केवल स्पर्शनेन्द्रिय होती है। उसके बाद 2 इंद्रिय में स्पर्श और रस, स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय, और थर्ड में स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, और फोर्थ डेवलपमेंट है चक्षुर इंद्रिय। देन तो ये जो सीक्वेंस है, जो आत्मा से, जो आंख से जो ज्ञान होता है वह ज्यादा रिलायबल माना जाता है। कान से जो सुना जाता है, नाक से जो सूंघा जाता है, और रसनेन्द्रिय से जो टेस्ट किया जाता है, स्पर्श से जो टच का सेंसेशन किया जाता है, ये सब भी रिलायबल है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक माना जाता है ज्ञान, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों जो नॉलेज है, इनकी कैपेसिटी कितनी है। जो 5 इंद्रियां है वो कहाँ तक देख सकती है, कौन सी इंद्रिय कितनी उस पर है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो 5 इंद्रियां है, पांचों इंद्रियों की भी अपनी अपनी लिमिटेशंस है। जो कान है वह जगन्यतः अंगुल का असंख्यात्वा भाग के शब्दों को ही सुन सकता है, और मैक्सिमम 12 योजन तक के शब्द को सुन सकता है। चक्रवर्ती की जो सेना है, कहा जाता है जो चक्रवर्ती की सेना है इतनी लंबी होती है कि 12 योजन तक उनके सैनिक रहते हैं। जो सेनापति होता है, उनको कोई ऑर्डर करता है, तो जो 12 योजन लास्ट एंड, फर्स्ट योजन से, पहले योजन के बिगिनिंग से लेकर 12वें योजन तक के एंड तक, हर सेनापति के हर वाक्य को जो जितने भी सोल्जर्स है उसको सुन पाते हैं। तो मैक्सिमम हियरिंग कैपेसिटी कितनी है, 12 योजन। और आई, आई का जगन्य जो मिनिमम जो कैपेसिटी है, इन्यूमरल पार्ट ऑफ फिंगर, अंगुल के असंख्यात भाग को जान सकता है, देख सकता है। 1,00,000 योजन, ठीक है ना। आंख से हम 1,00,000 योजन दूर स्थित वस्तु को भी देख सकते हैं, और नाक से जगन्यत अंगुल का असंख्यात भाग को देख सकते हैं, और मैक्सिमम 9 योजन तक घ्राणेन्द्रिय से आप सूंघ सकते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो एक यूट्यूब में एक वीडियो है, एक चीज मिले वंडरफुल, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जो 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले जो प्राणी होते हैं, उनकी जो घ्राणेन्द्रिय है कितनी मतलब डीप होती है, शार्प होती है। तो हर दूर स्थित अपना जो भोजन है उसको पहचान लेता है। तो उसमें संज्ञा के बारे में एक्सप्लेन किया, भय, मैथुन, परिग्रह आदि, तो 10 संज्ञाएं, लोक संज्ञा, भोग संज्ञा, क्रोध, मान, माया, लोभ संज्ञा, ये जो 10 संज्ञाएं हैं, उस वीडियो में आप देखेंगे किस प्रकार जो 5 इंद्रियां जो है उसके द्वारा
हम कृष्ण ज्ञान भी कर सकते हैं। जो जीव है वह 9 योजन तक स्थित वस्तु को रसनेन्द्र का विषय बना सकती है, और जो स्किन स्पर्शनेन्द्रिय है वह भी 9 योजन। तो मिनिमम तो सबका ये कि अंगुल के असंख्यात भाग जितना है उसका स्पर्श का अनुभव होगा, लेकिन मैक्सिमम इतना तक सेंसेशन की लिमिटेशन है। ऐसे कमरे में बैठी हूँ, कमरे के बाहर कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन बैठे हैं, उसका नॉलेज मुझे नहीं हो सकता है, क्योंकि दिट इज द लिमिटेशन ऑफ माई आईज। ठीक है ना, क्योंकि आ गई तो दीवार आ जाने से मैं आगे की कोई भी वस्तु का नॉलेज नहीं कर सकती, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ माई आईज। इसी प्रकार ईयर है, सब पांचों इंद्रियां हैं। अब जो 5 इंद्रियां हैं उसमें जो आंख और कान है वो अप्राप्यकारी है। विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट इट कॉग्नाइजेस द थिंग्स। ठीक है ना, लेकिन नोज, टंग और स्किन, ये दोनों टच सेंसेशन के द्वारा ही हमें इसका अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है ना, इस नॉन कॉन्टेक्टाइल नहीं है। आंख और जो कान है यही फंक्शनल है। ठीक है ना, अप्राप्यकारी है। आंख किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है तो आंख उस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करती है, जाके दूर से उस ऑब्जेक्ट का नॉलेज कर लेती है। और कान भी कोई शब्द बोल रहा है उसके कान में चिपक के हम नहीं सुनते हैं, दूर से ही जो शब्द के पुद्गल है हमारे कान में प्रविष्ट होते हैं और उसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। ठीक है, तो जो 3 इंद्रियां हैं, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, वो सेंसेशन उसका टच होने पर ही उसका नॉलेज हो सकता है। हम्म। अब मन, मन की लिमिटेशन क्या है, मन किसका ज्ञान कर सकता है? सर्वार्थग्राही त्रैकालिकम मन है, अर्थात जो इंद्रियों से प्राप्त, 5 इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है, उन पर चिंतन मनन आलोडन विलोडन करने में जो समर्थ त्रैकालिक ज्ञान है, चिंतन मनन, चिंतन, इमेजिनेशन और स्मरण, मेमोरी। ठीक है ना, इट इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ 3 टाइम्स इज रिसीव। ठीक है ना, अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों का हम नॉलेज कर सकते हैं। अतीत में आपने किसी चीज को देखा है, किसी जगह को देखा है, उसको मेंटली आप इमेजिन भी कर सकते हैं फ्यूचर में, और उसको मेमोरी में भी रख सकते हैं। तो ये त्रैकालिक ज्ञान होता है मन के द्वारा। मन की सीमा है त्रैकालिक और इंद्रिय की सीमा है वर्तमान काल तक। और मन भी 2 प्रकार के, द्रव्य मन, भाव मन। तो द्रव्य मन तो बाह्य पदार्थों को लेकर ग्रहण करता है, मन में जो चिंतन के मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। उसके बाद जो भाव मन है उसके द्वारा हमें चिंतन मनन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ माइंड। माइंड क्या कर सकता है? जो 5 इंद्रियों से प्राप्त विषय है उसका ही आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक ज्ञान कर सकता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ माइंड, इससे अब वो नहीं कर सकता है। तो सेंसस और माइंड में क्या डिफरेंस है? ठीक है ना, सेंसस क्या है? इंद्रिय मनोनि बंधन मति ही, जो 5 इंद्रिय से जो प्राप्त ज्ञान है वह सीमित है, स्पेसिफिक है। श्रोतेंद्रिय से केवल शब्द का ही ज्ञान होगा, चक्षुर इंद्रिय से केवल स्पेसिफिक उसका जो रूप है, उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वही ज्ञान होगा। माइंड के द्वारा जनरली ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ 5 सेंसेस उसका ज्ञान कर सकता है माइंड। और ये जो सेंसुअल परसेप्शन है, सेंसुअल एक्सपीरियंस है, वह केवल वर्तमानिक होता है। वर्तमान में मैं देख रही हूँ, बस वर्तमान में मैं सुन सकती हूँ। ठीक है ना, यही वर्तमानी ज्ञान होता है। 5 इंद्रिय जो ज्ञान है वह वर्तमान ज्ञान सापेक्ष है, लेकिन जो माइंड से जो ज्ञान हो रहा है वह त्रैकालिक, अतीत, वर्तमान, भविष्य, तीनों समय का उसको नॉलेज हो सकता है। अब सेंसेशन ये क्या है? ये जो 5 इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान क्या है? सेंसस पर आधारित है। और जो माइंड के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है स्पेक्युलेशन के द्वारा प्राप्त है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय दर्शन में जितने भी दर्शन की उत्पत्ति हुई, चाहे सांख्य योग हो, न्याय वैशेषिक हो, मीमांसा वेदांत हो, सभी दर्शन के जो फाउंडर है उन्होंने रिफ्लेक्शन के माध्यम से, स्पेक्युलेशन के माध्यम के माध्यम से उन्होंने सत्य की खोज की और फिलोसॉफी को, नई नई फिलोसॉफी को एस्टैब्लिश किया। लेकिन जो वहां पर सेंसस और माइंड, इन 2 के द्वारा ही उन्होंने फिलोसोफाइज किया। लॉजिकल माइंड के द्वारा, रीजनिंग माइंड के द्वारा, थिंकिंग कैपेसिटी के द्वारा, थिंकिंग सब्जेक्ट के द्वारा उन्होंने
और सेंसरी एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने सत्य को जानने की कोशिश की। जबकि जो जैन दर्शन है या जो भारतीय दर्शन है, वह आत्मा के द्वारा आत्म साक्षात्कार के उपजा हुआ फिलोसॉफी है, उपजी हुई फिलोसॉफी है। जितने भी इंडियन फिलोसॉफी है, सारी आत्म सापेक्ष फिलोसॉफी है। तो जो माइंड है, बहुत से जन ये मानते हैं कि मन स्थान में रहता है, जैसे न्याय वैशेषिक है, मन है वो नित्य है और एटॉमिक रूप है, तो मन का कारण नहीं है, आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, अपने आप उसका ज्ञान हो रहा है। और मन का लोकेशन क्या है? हार्ट में वह स्थित है। मन सबको देखते हैं, वह भी यही मानता है कि भाई हार्ट में मन का निवास स्थान है। सांख्य योग क्या मानते हैं? मन को नॉन इटर्नल, अनित्य मानते हैं। और एटॉमिक बाय नेचर, क्या उसका मैग्नीट्यूड, उसका जो ब्रेथ है वो मानते हैं। और वो मानते हैं जो क्या नाम है, जो मन है वह बुद्धि से उत्पन्न होता है। महत, ठीक है ना, महत से बुद्धि उत्पन्न होती है, जो सटल बॉडी। और जो मन है वह सूक्ष्म शरीर में निवास करता है, ऐसा सांख्य योग की मान्यता है। जो वेदांत फिलोसॉफी, जो माइंड है, मन है, उसको अनित्य मानता है। और माइंड का कारण क्या है? हम मन से सोचते विचारते, उसका आधार क्या, कारण क्या है? अज्ञान, अविद्या। और मन कहाँ रहता है वेदांत फिलोसॉफी के अनुसार? हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर जो है उसमें उसका निवास स्थान है। जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है वो मन को मोमेंट्री मानती है, एवरीथिंग इज इन फ्लक्स, ठीक है ना। यू कैन नॉट बेथ इन द सेम रिवर ट्वाइस, एक ही नदी में आप दो बार स्नान नहीं कर सकते। मतलब प्रतिक्षण क्षणिक, क्षण भंगुरवादी है। तो ये मन को भी क्षणिक मानते हैं। और ये मध्यम, उसका जो ब्रेथ है उसको मध्यम मानते हैं। और ये किसी की कारण से उत्पन्न नहीं होता है, मन स्वतंत्र है। और ये हार्ट में इसका निवास स्थान है। अब जैन फिलोसॉफी क्या मानते हैं? मन क्या है? कांस्टेंट कम चेंजेबल, अर्थात नित्य नित्य स्वरूप वाला है, परिणामी नित्य स्वरूप वाला है। कभी मन स्थिर रहता है, कभी मन बदलता रहता है। आप सभी जानते हैं कि मन तो चंचल है, ठीक है ना, और मन के द्वारा बदलना और मोहता है, ठीक है। ये मीडियम है, ठीक है। जैन दर्शन मानते हैं कि एक मीडियम है, मन केवल जानने का एक मीडियम है, ठीक है ना। मैटर एंड सोल। अब मन कैसे उत्पन्न होता है? संसारी आत्मा के ही मन होता है। जो पौद्गलिक शरीर और आत्मा युक्त जो शरीर है, उसी में मन की उत्पत्ति है, मन है। अगर शरीर नहीं है, संसारी आत्मा नहीं है, तो उसमें मन भी नहीं है। जो मुक्त आत्मा है उसमें मन का कोई स्थान नहीं है। जब पूछा गया कि भाई मन कहाँ है पूरे शरीर में, तो जैन दर्शन के अनुसार वह देह परिमाण है। जैसे आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, वैसे ही जो मन है वह भी पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन जो दिगंबर ट्रेडिशन है, वो आत्मा का, जो मन का जो स्थान है, वो हार्ट को मानते हैं। अब टाइप्स ऑफ नॉलेज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा करूंगी। व्हाट इज नॉलेज? 5 प्रकार के टाइप्स है: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरिज्ञान, केवल ज्ञान। तो 5 प्रकार की जो ज्ञान है, यह है जैन दर्शन का एक मौलिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। सब में केवल या तो 5 इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान को माना गया, या जो मन से उत्पन्न ज्ञान को माना गया ज्ञान। लेकिन जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, ये दोनों क्या है? परोक्ष ज्ञान। हम नेक्स्ट, हाँ, नॉलेज को 2 भागों में विभक्त किया गया है: डायरेक्ट नॉलेज, इनडायरेक्ट नॉलेज। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉलेज है वो 2 प्रकार के हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। इट मीन्स द नॉलेज विच अकर्स थ्रू सेंसेस एंड माइंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नॉलेज। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है वह इंद्रिय और मन पर डिपेंडेंट है, आत्मा के द्वारा तो हो ही रहा है। इन बेसिकली इन दोनों की सहायता से जो ज्ञान हो रहा है वह इनडायरेक्ट नॉलेज है, परोक्ष ज्ञान है। जब हम डायरेक्ट नॉलेज की बात करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत 2 बात आती है: सकल प्रत्यक्ष, विकल्प प्रत्यक्ष। टोटल डायरेक्ट नॉलेज, पार्शियल डायरेक्ट नॉलेज। तो जो केवल ज्ञान है वह टोटल डायरेक्ट नॉलेज है। निखिल द्रव्य पर्याय साक्षात्कारी केवलम, संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों का
सभी द्रव्यों के सभी पर्यायों का पूरा ज्ञान होना, संपूर्णतया ज्ञान होना, मूर्त अमूर्त सारे विषयों का ज्ञान होना, उसे केवल ज्ञान कहा गया। जो अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान है वह इंद्रिय सापेक्ष वह आत्म सापेक्ष ज्ञान है, विकल्प प्रत्यक्ष है। ठीक है ना। आत्म अवधि ज्ञान क्या है? आत्म मात्र पेक्षम रूपी द्रव्य गोचरम अवधि। आत्मा के द्वारा केवल रूपी द्रव्य का, रूपी जो कॉर्पोरियल ऑब्जेक्ट्स है जो रूपी पदार्थ है, विजिबल पदार्थ है, उसका ही आत्मा के द्वारा जो डायरेक्ट नॉलेज होता है वह अवधि ज्ञान है। मन प्रयोग ज्ञान क्या है? मनोद्रव्य पर्याय प्रकाशी मन पर्याय है। ठीक है ना। मनोद्रव्य को ग्रहण करके दूसरों के मन की बात को पढ़ना, दैट इज मन प्रयोग ज्ञान है। ठीक है। तो इसकी डिटेल से अगर हम आगे चर्चा करेंगे, आज हम इतना ही शॉर्ट में मैंने चर्चा की है। अगर भंडारी जी का मतलब सजेशन होगा, डायरेक्शन होगा, तो 5 ज्ञान को भी हम बहुत डिटेल से समझ सकते हैं। मैं तो इसमें तो डायरेक्ट अभी जंप कर रही हूँ कि नॉलेज के समय सन्मत प्रकरणकार सिद्ध सेन ने क्या अवधारणा है, क्या नई बात बताई है, उस पर चर्चा करेंगे। और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, अगर इनको हम डिटेल से समझना चाहते हैं तो इसका डिटेल से अगर हम समझते हैं तब हम ज्ञान का जो जैन ज्ञान मीमांसा है उसको हम एग्जैक्टली समझ सकते हैं। और जो कॉन्शियसनेस का मूल मतलब एट्रीब्यूट है नॉलेज, उसको भी हम सही तरह से समझ सकते हैं। तो हम करेंगे सन्मतकार ने सन्मति तर्क में आचार्य सिद्ध सेन ने ज्ञान की क्या मौलिक परिभाषाएं है, उनके कौन से मौलिक विचार रहे हैं, अगर में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चर्चा से पहले यह बताना चाहूंगी कि दर्शन और ज्ञान ये दोनों एक है, ऐसा आचार्य सिद्ध सेन की मान्यता है। तो दर्शन और ज्ञान के संदर्भ में, दर्शन आप जानते हैं सामान्य बोध, ठीक है। ज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान, यथार्थ बोध है दर्शनम, ठीक है ना। और ज्ञान से क्या है? विशिष्ट बोध है ज्ञानम। जहां विशेष बोध होता है वह ज्ञान है, और जो साकार उपयोग है उसे ज्ञान कहते हैं, जो अनाकार उपयोग है उसको दर्शन कहते हैं। हमें जब भी ज्ञान होगा पहले दर्शन होगा, किसी वस्तु को हम देखेंगे फिर हम जानेंगे। देखना और जानना, आत्मा का 2 ही स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा भाव। तो आचार्य मलयगिरी, जिनभद्रगणि समाश्रमण और आचार्य सिद्ध सेन, इन तीनों आचार्यों ने दर्शन और ज्ञान के संदर्भ में अपने विविध प्रकार के मत प्रस्तुत किए हैं। आचार्य मलयगिरी के अनुसार सहवाद, जो दर्शन और ज्ञान है, एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। पहले हम देखते हैं फिर जानते हैं, ऐसा नहीं है। दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, लेकिन ये दोनों नॉलेज इतने जल्दी होते हैं कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमने पहले दर्शन किया फिर हमें नॉलेज हुआ। कोई भी वस्तु को पहले हम देखेंगे फिर नॉलेज करेंगे। बच्चा होता है, नया पैदा होता है, वो हर चीज को व्हाट इज दिस करता है। पहले वो देखता है व्हाट इज दिस, फिर उसको बताते हैं दिस इज अम्ब्रेला, दिस इज एलिफेंट। उसको जब ज्ञान दिया जाता है पहले वो देखता है, फिर वो क्वेश्चन करता है, फिर जानता है। तो आचार्य मलयगिरी कहते हैं जानना और देखना अलग अलग नहीं होता, एक साथ ही घटित होता है। लेकिन इसके अपोजिशन में जिनभद्रगणि समाश्रमण वो कह रहे हैं, विशेष आवश्यक भाष्य और विशेष सन्नवती, इनके दो ग्रंथ है, उसमें इन्होंने 5 ज्ञान पर और दर्शन और ज्ञान पर डिटेल से चर्चा की है। अगर आपको इसका विस्तार से नॉलेज करना है तो विशेषावश्यक भाष्य जैन विश्व भारती से भी पब्लिश्ड है, तो उसमें उसके 2 भाग है, तो उसमें डिटेल से चर्चा की गई 5 ज्ञान की। और आचार्य सिद्ध सेन ने सन्मति तर्क प्रकरण में दर्शन और ज्ञान 2 चीज नहीं है, दोनों एक ही है। या तो दर्शन मानो या तो ज्ञान मानो, अलग से 2 चीज मानने की जरूरत नहीं है। दर्शन और ज्ञान एक में एक है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो इज द एडवोकेट ऑफ अभेदवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस और आइडेंटिटी ऑफ परसेप्शन एंड नॉलेज।
तो ये कैसे दर्शन और ज्ञान को एक मानते हैं, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। Acharya Siddhasen has exhibited his remarkable ability in a wonderful manner. That darshan and jnana both come into existence one after another is the tenet which was quite well known in Jain tradition of the scriptures from the very beginning. यह जनरल मान्यता रही है कि पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, यह आगमिक मान्यता भी है. Another view which says that these two come into existence simultaneously was also in vogue from the beginning. These two tenets were opposed by Siddha Sen. एक बोलते भाई क्रमिक हो रहा है, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, यह क्रमवादी विचारधारा के दार्शनिक है. और एक है युगपदवादी दार्शनिक. युगपदवादी में कौन है? अभयदेव आदि. और क्रमिक में है जिनभद्रगणि, शमाश्रमण आदि. लेकिन जो आचार्य सिद्धसेन है वो अभेदवादी है. वो मानते हैं दर्शन और ज्ञान दो चीज नहीं, एक ही है, वन एंड द सेम. दर्शन ही ज्ञान में कन्वर्ट होता है, इसलिए दर्शन को अलग मानो मत, ज्ञान को दो चीज मत मानो. फिर इनका रेफ्यूटेशन भी किया गया है. जो आचार्य जिनभद्र गणि है और आचार्य अभयदेव सूरी है, इन दोनों ने इनका खंडन भी किया है कि दर्शन और ज्ञान युगपत है और क्रमिक है, अभेद नहीं है. इस प्रकार उन्होंने रेफ्यूट भी किया है. लेकिन जो आचार्य सिद्धसेन है, he has established this doctrine on a sound logic in his second chapter of Sanmati Tark Prakaran. This establishment of doctrine has been made mainly on the strength of logic. उन्होंने प्रूव भी किया है कि मैं दर्शन और ज्ञान को एक क्यों मान रहा हूँ, परसेप्शन प्लस कॉग्निशन दोनों को मैं एक क्यों मान रहा हूँ, उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी दिया. It was a fashion to quote sentences from Shastras in support of one's own doctrine. अब आगम युग में यह मान्यता प्रचलित थी, आप जो भी बात रखते हैं वह आगम की मान्यता से विरुद्ध नहीं होना चाहिए. दार्शनिक युग में जितने भी आचार्य की रचनाएं लिखी है तो वो विशेष यह ध्यान रखते थे हमारी जो बात है, हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वह आगम विरुद्ध परूपना नहीं होनी चाहिए. तो आचार्य सिद्धसेन ने भी सन्मति तर्क प्रकरण में जब ज्ञान और दर्शन को अभिन्न सिद्ध करने की कोशिश की तो उन्होंने शास्त्र के सूत्रों का कोट करके अपनी बात को पुष्ट किया है. द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर इज आइडेंटिटी ऑफ दर्शन एंड ज्ञान, बट इंसिडेंटली सिद्धसेन हैज आल्सो एडवांस्ड हिज ओन डॉक्ट्रिन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ज्ञान एंड श्रद्धा. इन्होंने श्रद्धा और ज्ञान को भी एक माना है. ठीक है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये भी अभिन्न है. अवधि ज्ञान और मन ज्ञान ये भी अभिन्न है. ठीक है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ये भी अभिन्न है. दर्शन और ज्ञान ये भी अभिन्न है. इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्मति तर्क प्रकरण में आचार्य सिद्धसेन ने अभेदवाद की स्थापना की है कि ज्ञान में किस प्रकार अभिन्नता है. यही मैं रिपीट कर चुकी हूँ, इसको वापस नहीं करना चाहूंगी. The following are the three reasons why we should regard अभयदेव as a moral reliable authority. जो सन्मति तर्क प्रकरण है उस पर एक विशाल कमेंट्री लिखी है अभयदेव ने. जो अभयदेव सूरी हुए हैं उन्होंने एक एक श्लोक को मतलब हजारों पेजेस में एक्सप्लेन किया है. सन्मति तर्क प्रकरण की एक गाथा को हजारों पृष्ठों में उन्होंने एक्सप्लेन किया है संस्कृत में, संस्कृत टीका में. तो ये बहुत प्रसिद्ध उनकी कमेंट्री है. उसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि भाई आचार्य सिद्धसेन ने क्रमवाद और सहवाद, अर्थात जो दर्शन और ज्ञान क्रमिक होता है और दूसरा जो चिंतन है सहवाद, अर्थात ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं. तो इन दोनों को सिद्धसेन has consistently supported the doctrine of अभेद up to the end of this chapter. तो जो दूसरा अध्याय है, दूसरा कांड है सन्मति तर्क प्रकरण का, संपूर्णतया अभेदवाद, दर्शन और ज्ञान में कैसे अभेदवाद है उसको प्रूव करने में और रेफ्यूटेशन, काउंटर रेफ्यूटेशन के द्वारा उन्होंने अपना जो डॉक्ट्रिन है वननेस ऑफ परसेप्शन एंड नॉलेज को उन्होंने हाईलाइट किया. Siddhasen is regarded according to Jain tradition as the advocate of अभेदवाद. यशो विजय also is quite definite on this point. जो यशो विजय जी है वो भी अभेदवाद के ही प्ररूपक है. But it is a curious thing to know that जिनभद्रगणि शमाश्रमण in his great भाष्य, that is विशेषावश्यक भाष्य, in his treatise विशेष षण्णवती, while refuting the doctrine of अभेदवाद,
and establishing the doctrine of Kramvar, which was already found in Jain scriptures, has mentioned many arguments which are usually advanced in the support of doctrine of Abhed, but are not found in Siddha Sen's work. Some of these arguments clearly seem to have been quoted from the works of authors other than Siddha Sen. तो यहाँ पे आचार्य जिनभद्र गणेश क्षमाश्रमण का ये मान्यता है कि जो अभेदवाद की स्थापना की है आचार्य सिद्ध सेन ने, उन्होंने इतना डिटेल से उसकी चर्चा नहीं की है। जो अभय देव है, उन्होंने, मलयगिरी ने, उन्होंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। सिद्ध सेन ने केवल केवल हाईलाइट कर दिया, उसको डिटेल्स को एक्सप्लेन करने में अभय देव और मल्लवादी दोनों का योगदान है। अब हम चर्चा करेंगे कि सन्मति तर्क प्रकरण के जो दूसरा चैप्टर है ज्ञान कांड, इसमें लगभग 40 के आसपास गाथाएं हैं। उसमें आचार्य सिद्ध सेन ने नया कंट्रीब्यूशन क्या दिया नॉलेज के संदर्भ में, दर्शन के संदर्भ में। द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशेस ज्ञान एंड दर्शन। जम सामान्य गहनम दंसनमेयम विशेषियम नाणम दोन्नम्पि नयान येसो पाडेकम अत्थ पच्चाओ। अर्थात जो सामान्य ग्रहण है, सामान्य बोध है, मैंने आंख से देखा, तो आंख से केवल जो वस्तु है, आकार, उसकी आकृति दिखी मुझे, ठीक है ना, ये केवल दर्शन हुआ, उसको सामान्य ग्रहण कहते हैं, सामान्य बोध कहते हैं। परसेप्शन इज द कॉग्निशन ऑफ द जनरल। हमें सामान्य बोध हुआ कि भाई कोई वस्तु है, बट उसका नाम, वो क्या, उसका नाम क्या है, उसका एट्रीब्यूट उसमें क्या है, उन सब का नॉलेज नहीं हुआ। विशेषियम नाणम, जब हम उसके विशेष में जाएंगे, डीप में जाएंगे, तब हमें ज्ञान होगा। नॉलेज मीन्स द कॉग्निशन ऑफ द पर्टिकुलर। जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट के डीप में जाने पर हमें नॉलेज होता है, विशेष ज्ञान होता है। दर्शन से केवल सामान्य ज्ञान होता है और ज्ञान से विशेष बोध होता है। दोन्नम भी नयानम एसो पाडिकम हस्त पच्चाओ। अब ये दोनों जो पृथक दर्शन और जो ज्ञान है, अगर हम इसको पृथक पृथक माने तो दोनों दो नए के अंतर्गत आ जाते हैं। वो कौन से नए हैं? तब्बट्टियो भी होऊन दंसनो पज्जबट्टियो होई उपसमयाई भावम पड़ुच्च नाने विवरियम। अब कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं। आप सभी जानते हैं सन्मति तर्क प्रकरणकार आचार्य सिद्ध सेन हर बात को अनेकांतात्मक दृष्टि से हाईलाइट करते हैं। तो उन्होंने जो दर्शन है, जो हमें सामान्य बोध होता है, वह सामान्य बोध को उन्होंने पर्यायास्तिक न्याय के अंतर्गत लिया है, और जो विशेष ज्ञान है उन्होंने द्रव्यात्मिक न्याय के अंतर्गत लिया है। एट द टाइम ऑफ परसेप्शन, दैट इज from the dravyastic point of view, the soul appears in its general aspect, but even then, at the time of perception, it is with its particular attributes also when its quality of उपशम is concerned. जब ज्ञानावंडी कर्म का उपशम होता है, शयोपशम होता है, तो हमें उसकी विशिष्ट पर्यायों का भी बोध होता है, ठीक है। तो जो विशिष्ट पर्यायों का बोध हो रहा है, एक जनरल नॉलेज हो रहा है, वह द्रव्यात्मिक न्याय का विषय है। जो दर्शन है वह द्रव्यात्मिक न्याय का विषय है, लेकिन जो ज्ञान है वह पर्यायात्मिक न्याय का विषय है। एक एक चीज का हम डीपली एक एक पर्याय का ज्ञान करते हैं। Exactly otherwise does the soul appear when viewed from the paryastic point of view, but even then, though it seems to appear with its particular aspects only, it maintains at the same time its general character also. ठीक है। तो उन्होंने ज्ञान क्यों पर्यायात्मिक न्याय के अंतर्गत लिया है आचार्य सिद्ध सेन ने, और दर्शन को द्रव्यास्तिक न्याय के अंतर्गत लिया है। ये उनकी मौलिक देन है। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, यहीं पे स्टॉप करना है? नहीं, अगर ज्यादा बाकी है तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ज्यादा है और भी मैटर है। मैं हाँ, पूछ तो सकता हूँ? चीज इसको हम आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है।